हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेंथम को स्टार्ट करने वाले हैं और बेंथम के बारे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही माना जाता है। और बेंथम से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट के एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो या आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे तो बेंथम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं या किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो आज के जो टॉपिक में हमें पढ़ना है, बेंथम के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है इसके बारे में देखेंगे। फिर बेंथम की विचारधारा कैसी है, बेंथम के विचारों पर प्रभाव किसका पड़ा हुआ है, एक एक करके सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम किन किन चीजों को आज कवर अप कर पाते हैं पहली वीडियो में। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो बची चीजें रहेंगी, जो अगला पार्ट आएगा, यानी 2 से 3 पार्ट हम चीजों को कवर करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, तो वीडियो स्किप इसलिए हो पा रही है, डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कॉलेज में जाना, क्लासेस अटेंड करना, फिर वहां पर थोड़ी सी अभी एक्चुअली में फिर उसके बाद से कोचिंग क्लासेस हो जाती हैं, फिर वहां पे टाइम कम मिल पाता है, इस वजह से वीडियो कभी कभी स्किप हो जा रही है। बट आप इसके लिए परेशान ना हो, वीडियो आपको अगर एक दिन की वीडियो स्किप होगी तो अगले दिन आपको 2 वीडियोस के बदले में मैं कंटिन्यू अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आपका लॉस ना हो। फिर इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के दिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के रात में जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं आपके लिए एक मैराथन की पीपीटी बना रहा हूं। जैसे मैंने फॉरेन पॉलिसी के लिए एक मैराथन की क्लास बनाई है, ठीक है, वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बना दूं और एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर, ठीक है, जिससे कि आपका फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, 3 तो ये कवर हो जाएंगे दिसंबर से पहले पहले। और जो अभी थियरी एंड थिंकर्स हो जाएगा, ये 5-6 यूनिट कम से कम आपका दिसंबर तक 6 यूनिट का टारगेट है कि कंप्लीट कर लें हम लोग। ठीक है, बाकी ये शॉर्ट वाले जो अभी मैं मैराथन पढ़ाऊंगा, इसके बाद इसको डिटेल में भी हम लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं कि जो चीजें हमने एक बार पढ़ ली उसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा अभी मैराथन क्लास के लिए भी चीजें आगे रखेंगे, जिससे कि आप दिसंबर के एग्जाम में अपना अच्छा बेस्ट दे सको। चलिए बेंथम के बारे में सीखते हैं। बेंथम का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेंथम का जन्म जो है 15 फरवरी को 1748 को लंदन में एक धनी वकील परिवार में हुआ है। तो ये एक वकील के परिवार में या एक एडवोकेट के फैमिली से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये 15 वर्ष की आयु में सन 1763 में स्नातक करता है, ये स्नातक स्नातक की इसके पश्चात इसने लिंकन यूनिवर्सिटी से इसने क्या किया, बैरिस्ट्री की उपाधि ली, ठीक है। यहां पर लिंकन से क्या होता है, यहां पर मैक्सिमम ये बैरिस्ट्री के लिए जानी जाती है, ये अपने लॉ एजुकेशन के लिए जानी थी, ठीक है। तो इसने 1772 में वकालत कर ली और वकालत करने के बाद इसने अपना जो है क्या कहते हैं, लॉ के फील्ड में इसने काम करना शुरू किया और लॉ के फील्ड में इसने बहुत सारा रिफॉर्म भी किया। फिर वो सारी चीजें हम एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे आगे। फिलहाल अभी हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। फिर बोर्न ऑन 15 फरवरी 1748 in the London in a wealthy lawyer family. He graduated at the age of 15 in the 1763, after which he took the degree of barrister from the Lincoln's Inn and started practicing law in the 1772. ठीक है, तो इसने बैरिस्टर की डिग्री ले ली लिंकन इन से और उसके बाद इसने अपना लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बेंथम ने 1790 में फ्रांस में न्यायिक प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए एक नई योजना, ठीक है, जिसको बोलते हैं अ न्यू प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की तैयार कर दी पृष्ठभूमि। इसीलिए 1792 में फ्रांस की पार्लियामेंट ने बेंथम को फ्रांसीसी नागरिक की भी उपाधि प्रदान कर दी। लेकिन बेंथम कहां का रहने वाला था, इंग्लैंड का, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, जेम्स मिल जो है बेंथम का प्रमुख शिष्य था, आप इसके इंट्रो में भी सीख सकते हैं। जेम्स मिल ये जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता माने जाते हैं जेम्स मिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महान अर्थशास्त्री रिकार्डो भी बेंथम का अनुयायी था, ठीक है। रिकार्डो क्या है, रिकार्डो ने
रिकार्डो ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हस्तक्षेप की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, रिकार्डो ने लेजिस फेयर का भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो रिकार्डो जो है वो बेंथम का अनुयायी है, यानी बेंथम का वो फॉलोवर है, या कह ले बेंथम का शिष्य है। लेकिन आप एक चीज यहां पर समझेंगे कि रिकार्डो का प्रभाव बेंथम के ऊपर भी है और बेंथम का वो शिष्य भी है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे आपको चीजें मिलेंगी तब आपको वहां पर कंफ्यूजन होगा। जब आप देखेंगे कि बेंथम के ऊपर किसका किसका प्रभाव है, तो रिकार्डो का भी प्रभाव बेंथम के ऊपर माना जाता है। इन 1790 बेंथम prepared a new plan for the organization of the judicial establishment in the France. So in 1792 the French Parliament awarded Bentham the title of the French citizens. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। जेम्स मिल was a Bentham's main disciple. ठीक है, जो जेम्स मिल है ये जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता है, फादर ऑफ द जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल। द ग्रेट इकोनॉमिस्ट रिकार्डो वाज ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ द बेंथम। ठीक है, तो रिकार्डो क्या है, रिकार्डो भी बेंथम का फॉलोअर है, बट बेंथम की आइडिया पर रिकार्डो का भी इन्फ्लुएंस है, बेंथम के विचारों पर रिकार्डो का प्रभाव आपको दिखाई देगा आगे चल के। अब देखते हैं बेंथम ने रिकार्डो के बारे में क्या बोला। बेंथम ने रिकार्डो के बारे में कहा है कि मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था। मिल का मतलब जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल का आध्यात्मिक पिता था, और मिल जो है रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता है। ठीक है, यानी बेंथम जो है जेम्स मिल का आध्यात्मिक पिता है, और रिकार्डो क्या है, रिकार्डो जो है मिल का आध्यात्मिक पिता है। दोनों चीजें यहां पर कंक्लूजन आपको समझना पड़ेगा कि बेंथम कहता है मैं मिल का आध्यात्मिक पिता, और मिल जो है रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता है। ठीक है, तो इस प्रकार रिकार्डो क्या हुआ, मेरा आध्यात्मिक पौत्र हुआ। ये स्टेटमेंट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब रिकार्डो क्या है, रिकार्डो कहीं ना कहीं उसका पौत्र लग रहा है, क्योंकि यहां पर मिल क्या है, मिल जो है बेंथम का अनुयायी है, और रिकार्डो जो है, ठीक है, रिकार्डो का शिष्य कौन है, रिकार्डो का शिष्य नहीं, रिकार्डो जो है वो जेम्स मिल का शिष्य है। अब यहां पर एक बात थोड़ा सा आप समझ लें, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बेंथम का फॉलोअर कौन है, जेम्स मिल है, जेम्स मिल। और जेम्स मिल का फॉलोअर कौन है, रिकार्डो है। ठीक है, तो बेंथम का देखिए, बेंथम जो है जेम्स मिल का आध्यात्मिक पिता है, और रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता कौन है, जेम्स मिल। तो इस तरीके से बेंथम क्या हुआ, बेंथम इसका दादा हुआ रिकार्डो का। तो कहने का मतलब उसने समझाया है इस तरीके से। बाकी फिलोसोफर की थिंकिंग अलग होती है, आप उसको चीजों को अपने वे में समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि बेंथम कहता है कि मैं जो है मिल का आध्यात्मिक पिता हूं, और मिल जो है रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता है। तो इस प्रकार रिकार्डो क्या हुआ, रिकार्डो जो है बेंथम का आध्यात्मिक पौत्र था। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी माना जाता है। बेंथम व्यक्तिवाद व उदारवाद का समर्थक है, सुधारवादी है, विधिवेत्ता है, और यथार्थवादी विचारक भी है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है कि ये व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, ये उदारवाद का समर्थक करता है, या खास करके ये परंपरागत उदारवादी है, परंपरागत उदारवादी विचारक है। ये कह ले कि क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ विचारक है। फिर ये सुधारवादी भी है, ये रिफॉर्मिस्ट भी है, ये कानून का ज्ञाता भी है, और ये रियलिस्टिक थिंकर भी है, यह यथार्थवादी विचारक भी है। तो बेंथम के विचारों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से बेंथम को आप समझने से पहले उसके अलग अलग आइडियाज को भी समझने का प्रयास करेंगे, तभी जो है प्रॉपर तरीके से बेंथम को आप समझ पाएंगे। अब देखिए बेंथम हैज सेड अबाउट रिकार्डो that I was Mill's spiritual father and Mill was the Ricardo's spiritual father. Thus Ricardo was my spiritual grandson. ऐसा बेंथम बोल रहा है रिकार्डो के बारे में। ठीक है, बेंथम इज अ कंसीडर्ड द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम को उपयोगितावाद या
यूटिलिटेरियनिज्म का फादर भी कंसीडर किया जाता है। बेंथम वाज ए सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म एंड रिफॉर्मिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड रियलिस्टिक थिंकर। तो ये बेंथम को आप इतने तरीके से पढ़ेंगे, आपको इतनी चीजें आपको बेंथम के आइडियाज में देखने को मिलेंगी। आपको बेंथम के आइडिया में इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, रिफॉर्मिस्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और लॉ के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। और खास करके ये एक रियलिस्टिक थिंकर है, एक यथार्थवादी है, ये भी आपको देखने को इसके विचार में मिलेगा। अब देखिए 6 जून 1832 को बेंथम की मृत्यु हो जाती है, तो याद हो ना हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी मृत्यु पर डॉयल ने कहा कि इसके शिष्य समूह ने एक पितामह और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उसका सम्मान किया, उसकी एक देवता के रूप में प्रतिष्ठा हुई। तो ये आपको याद रखना है, याद हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई इतना पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। बेंथम डाइड ऑन द 6 जून 1832। On his death, Doyle said that his disciples revered him as a patriarch and the spiritual leader. He was the revered as a deity. ठीक है, तो इस तरीके से जो कोटेशंस हैं आपको याद रखने हैं। कोटेशन को मैंने, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे उन्हीं को मैंने ऐड किया है। ऐसे तो लाखों कोटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए बेंथम जो है, आगे देखिए बेंथम के बारे में। उपयोगितावाद के जनक जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद के सिद्धांत के कारण घोर यथार्थवादी दार्शनिक माना जाता है। अभी मैं आपको उपयोगितावाद के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उपयोगितावाद को आगे बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अगर एक शब्दों में समझे, उपयोगितावाद का मतलब है कि उपयोगितावादी जितने विचारक होते हैं वो हमेशा व्यक्ति के सुख को बढ़ाने की बात करेंगे, व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने की बात करेंगे। तो ये उपयोगितावाद का सार तत्व है, और दुखों को कम करने की बात करेंगे। ठीक है, तो बेंथम जो है घोर उपयोगितावादी है। घोर उपयोगितावाद के साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये यथार्थवाद का भी दार्शनिक माना जाता है। इसीलिए उसने औद्योगिक क्रांति तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पन्न हुए सामाजिक व राजनीतिक वातावरण में एक नए प्रकार के उदारवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन में आधुनिकीकरण आ रहा है, तो ब्रिटेन में वैज्ञानिक विकास हो रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो समाज में राजनीति का जो एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से इसने उदारवाद का एक नया व्याख्या प्रस्तुत किया, उदारवाद की एक नई आधार या कह लें उदारवाद का एक नया दर्शन प्रस्तुत करने का इसने बीड़ा उठाया था। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जेरेमी बेंथम द फादर ऑफ अ यूटिलिटेरियनिज्म इज अ कंसीडर्ड अ स्टाउंच रियलिस्ट फिलोसोफर बिकॉज ऑफ हिज थियरी ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अपनी इस यूटिलिटी थियरी के कारण इसको जो है कट्टर रियलिस्टिक थिंकर भी माना जाता है। He propounded a new type of liberal philosophy in the social and political environment created by the industrial revolution and scientific inventions. आगे देखते हैं, उसने अधिकतम लोगों का अधिकतर सुख का नारा देकर राज्य का परम लक्ष्य निर्धारित किया। अब बेंथम ने एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट दिया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। ये सब चीजें आगे हम सीखेंगे, जब बेंथम का उपयोगितावाद पढ़ेंगे तब वहां पर हमें ये सारी चीजें दोबारा से देखने को मिलेंगी। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत का नारा देता है बेंथम। बेंथम कहता है 100 लोग हैं अगर एक समाज में, तो 100 लोगों में से अगर 80 लोगों का भला हो जा रहा है तो ये समाज अच्छा है, ये समाज उपयोगी है। अगर 20 लोगों का भला नहीं हो भी पा रहा है तो भी समाज क्या है, उपयोगी है, क्योंकि इसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो रहा है। तो इसी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की मान्यता को रॉल्स ने नकार दिया था। रॉल्स ने नकार दिया। रॉल्स ने क्यों नकारा? क्योंकि रॉल्स ने कहा कि समाज जो है एक जंजीर की तरह होती है, ऐसे चैन की तरह होती है। ठीक है, रॉल्स कहता है कि अगर कोई भी चैन जो है, कोई भी जंजीर है, अगर वो कमजोर है तो समाज की हर वो कड़ी कमजोर मानी जाएगी जो उस चैन से जुड़ी हुई है। तो रॉल्स कहता है अगर हमें समाज को मजबूत करना है तो समाज की हर कड़ी को मजबूत करना पड़ेगा, कोई भी कमजोर कड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेंथम ने कहा कि समाज में अगर 20 कड़ी कमजोर भी है, अगर 80 कड़ी मजबूत है तो भी समाज अच्छा है। लेकिन रॉल्स ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। चलिए अब देखते हैं, बेंथम ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है राज्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। बेंथम ने कहा राज्य वही अच्छा है
जो व्यक्ति के अधिकतम सुखों को बढ़ा सके। राज्य वही उपयोगी है जो व्यक्ति के अधिकतम सुखों को बढ़ा सके। ठीक है, वह राज्य अच्छा नहीं है जो व्यक्ति के सुखों को बढ़ा ना सके, या जो राज्य वो बेकार है जो व्यक्ति के सुखों में वृद्धि ना कर सके। तो ये भी आप समझें। उसने राजनीतिक, शैक्षणिक, न्यायिक, कानून, दंड, जेल व्यवस्था में सुधार के उपाय बताकर एक सुधारवादी विचारक होने का गौरव भी उसने प्राप्त किया। अब उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात की, न्यायिक क्षेत्र में सुधार की बात की, कानून व्यवस्था में सुधार की बात की, जेल व्यवस्था में सुधार के लिए उसने एक पेनोप्टिकल मॉडल दिया। पिनोप्टिकन मॉडल। ठीक है, पिनोप्टिकन मॉडल क्या है आगे हम समझेंगे, अभी यहां पर समझने का प्रयास हम वो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, इसने ब्रिटेन में पॉलिटिकल सिस्टम या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सुधार किया, सुधार करने की वकालत करता है। तो ये कहीं ना कहीं बेंथम के विचारों में आपको सुधारवाद का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बेंथम जेल व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, यानी समाज की वो हर व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास कर रहा है जो समाज में उपलब्ध है। तो इस तरीके से बेंथम एक सुधारवादी विचारक भी है। अब उसने किस किस फील्ड में कैसे कैसे सुधार किया वो हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, he set the ultimate goal of the state by giving the slogan maximum happiness of the maximum people। ये इसका इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इसको याद रखेंगे। he earned the distinction of being a reformist thinker by suggesting measures for the reform in the political, education, judicial, legal and punishment and prison system। तो यहां तक इसने बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे पनिशमेंट हो, चाहे प्रिजन रिफॉर्म सिस्टम हो, ये हर एरिया में रिफॉर्म करने की बात करता है बेंथम। तो बेंथम इसीलिए बहुत बड़ा क्या है, सुधारवादी विचारक है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट थिंकर भी माना जाता है। उसके सुधारवादी विचारों का प्रभाव केवल इंग्लैंड में नहीं पड़ा, अभी तो रूस जैसे देशों में, स्पेन जैसे देशों में, पुर्तगाल आदि देशों में भी इसके सुधार का प्रभाव बड़े स्तर पर दिखाई देता है। अब उसके सुधारवादी विचारों के कारण उसे इंग्लैंड का सबसे बड़ा सामाजिक राजनीतिक सुधारक भी माना गया। खास करके उसने इंग्लैंड में जो सुधार की बात की वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात की। तो बेंथम का जो योगदान है वो शिक्षा के माध्यम से सुधार होना चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होना चाहिए। तो बेंथम ने बहुत बड़े स्तर पर सुधार किया। उसके सुधार का प्रभाव जो है एक देश में नहीं बल्कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देशों में भी पड़ा। हिज रिफॉर्मिस्ट idea influenced not only England but also Russia, Spain and Portugal etc. Due to his reformist idea, he was considered the greatest socio-political reformer of the England through the education। ठीक है, ये एजुकेशन के सेक्टर्स में या एजुकेशन के माध्यम से लोगों के अंदर, समाज के अंदर, या जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में ये रिफॉर्म की बात बेंथम कर रहा है। तो इतनी चीजें आपको बेंथम के बारे में सीखनी है। फिर और कुछ चीजें हैं बेंथम के बारे में, इसलिए कुछ विद्वानों ने बेंथम पर यह आरोप भी लगाया कि वह इंग्लैंड का राजनीतिक दार्शनिक न होकर क्या था, सुधारवादी है। अब देखो बेंथम सुधार पर इतना ज्यादा बल दे रहा है कि लोग अलग अलग थिंकर्स इसको क्या मान रहे हैं, इसको विचारक नहीं मान रहे, इसको कह रहे हैं ये तो सुधारवादी है, ये दार्शनिक नहीं है, ये क्या है, एक सुधारवादी विचारक है। इसको कोई फिलोसोफर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि इसने सुधार पर इतने ज्यादा आइडियाज दे दिए, इस वजह से इसको सुधारवादी मान रहे हैं लोग। अब इस विरोधाभास के बावजूद सत्य तो यह है कि राजनीतिक व सामाजिक दर्शन के इतिहास को जितना प्रभावित बेंथम ने किया है अन्य किसी ने नहीं किया है। तो ये भी बात आपको समझना है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के इतिहास में बेंथम का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा आपको। इतना प्रभाव है इसका कि किसी ने भी इतना प्रभाव जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में नहीं डाला जितना कि बेंथम ने डाला है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलना है। अब कुछ बेंथम की पुस्तकें हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी इसकी बुक्स हैं, कैसे कैसे उसको हम रीड आउट करेंगे। तो बेंथम की पुस्तकों में पहली जो पुस्तक है इसकी फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये 1776 में लिखी गई है। शासन पर विचार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यह बेंथम की पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में प्रसिद्ध विधि शास्त्री ब्लैक स्टोन की कानूनी टीका, ठीक है, कमेंट्रीज ऑन द ब्लैक स्टोन लिखी गई थी। उसी ब्लैक स्टोन की कानूनी टीका की इसने बेंथम ने आलोचना की है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले कि बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक में किसकी आलोचना की है, तो बेंथम ने ब्लैक स्टोन की आलोचना की है।
ठीक है। इस पुस्तक में बेंथम ने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था के दोषों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का भी उल्लेख किया है। ब्रिटेन ने इसी पुस्तक में यह भी बताया कि ब्रिटेन में कौन कौन सी ऐसी न्यायिक जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, या न्यायिक व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी बेंथम ने इसी पुस्तक में बताया हुआ है। फिर इस पुस्तक का प्रकाशन बिना लेखक के नाम से हुआ, यानी यह पुस्तक जब पब्लिश हुई तो इसमें किसी भी राइटर का नाम इस पे मेंशन नहीं था, लेकिन इसको लिखा था बेंथम ने। ठीक है। फर्स्ट बुक इज द फ्रेगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट 1776 थॉट्स ऑन गवर्नमेंट, इसके ऊपर है। दिस इज द फर्स्ट बेंथम्स बुक। दिस बुक हैज क्रिटिसाइज्ड द लीगल कमेंट्री ऑफ द फेमस ज्यूरिस्ट ब्लैकस्टोन। ठीक है, इसमें ब्लैकस्टोन की कमेंट्री को क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। इन दिस बुक बेंथम हैज डिस्कस्ड द डिफेक्ट्स of then the England judicial system and the measures to the remove them. This book was published without the author's name. तो ये बुक जब पब्लिश हुई तो इसमें किसी भी राइटर का नाम इसके ऊपर नहीं लिखा था। फिर इसकी अगली बुक है अ डिफेंस ऑफ यूजरी। ठीक है, इसकी नेक्स्ट बुक है अ डिफेंस ऑफ यूजरी। फिर इसकी अगली बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन, जो इसकी आपको ईयर भी याद रखनी है, 1789 के अंदर लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट बुक है इसकी। ठीक है, यह बेंथम की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। इस पुस्तक में उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो उपयोगितावाद के विचारों का प्रतिपादन आपको कहां देखने को मिलेगा, बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। This is considered to be the Bentham's best work. The theory of utilitarianism has been propounded in this book. कुछ और बुक्स हैं बेंथम की, इसको भी हम एक करके यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, डिस्कोर्स ऑन अ सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, अ थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, अ ट्रिटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस। तो ये सब क्या है, इसकी बुक्स हैं। फिर इसके अलावा भी और बुक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है रैशनल ऑफ एविडेंस 1827। यह बेंथम की अंतिम पुस्तक मानी जाती है, जिसका संपादन किसने किया, इसकी एडिटिंग जो है वो जेएस मिल ने किया, यानी बेंथम का शिष्य था जॉन स्टुअर्ट मिल। इस पुस्तक को इसने पब्लिश कराया, इसको इसने एडिट किया था। फिर इसकी एक वेस्टमिनिस्टर रिव्यू आती है, पत्रिका आती थी, समाचार पत्र था। इसलिए बेंथम के समाचार या उपयोगितावाद संबंधित समाचार पत्र था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, जिसको बेंथम ने जेम्स मिल के साथ मिलकर के निकाला था। दिस वाज अ न्यूज़पेपर रिलेटेड टू द यूटिलिटेरियनिज्म व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय द बेंथम्स अलोंग विद द जेम्स मिल। ठीक है, अब यहां पर ये बुक्स को आपको याद रखना है, बुक्स के बारे में आपको अच्छे समझना है। बुक्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब देखते हैं बेंथम ने अपनी रचनाओं में कानून, संप्रभुता, न्याय प्रक्रिया, दंड अधिकार, संसदीय सरकार आदि पर उपयोगितावाद पर आधारित विभिन्न रोचक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए, अब बेंथम ने जितने भी बेंथम के विचार हैं, उन विचारों में आपको क्या एक चीज कॉमन दिखाई मिलेगा, उपयोगितावाद। अब बेंथम कह रहा है कि सरकार कितनी उपयोगी है व्यक्ति के लिए, है ना। सरकार अगर ज्यादा उपयोगी है व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, अगर सरकार व्यक्ति के लिए कम उपयोगी है तो ये बेकार है। अगर बेंथम कह रहे दंड की व्यवस्था व्यक्ति के लिए अगर अधिक उपयोगी है तो अच्छा है, अगर इस दंड से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, व्यक्ति के लिए उपयोगिता में नहीं है दंड, तो ये बेकार है। तो ऐसे वो हर चीज को बताता है, हर चीज को वो उपयोगिता के मानदंड पर रखता है बेंथम। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बेंथम के जितने भी चीजें हैं वो सब उपयोगितावाद पर आधारित हैं। बेंथम कह रहा है किसी भी कोई भी चीज है, अगर यह पेन आपको दिखाई दे रही है, अगर यह पेन मेरे लिए उपयोगी है तब तो इसका मूल्य है, अदरवाइज अगर ये उपयोगी नहीं है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो बेंथम का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है। अब वेपर के अनुसार, वेपर क्या कह रहा है
कि बेंथम की कृतियां महत्वपूर्ण, सरल तथा मनोरंजक हैं। तो ये कोटेशंस हैं, कभी कभी ये टीजीटी के पेपर में या हो सकता है पीजीटी के पेपर में, है ना, इस तरीके के एग्जाम में पूछने के चांसेस ऐसे बने रहते हैं। अब वैज्ञानिक औचित्य की दृष्टि से बेंथम ने विकास को आवश्यक समझा है तथा विकास को वह क्या नाम देता है, नवीन शब्द या न्यू लिंगो का नाम या इसकी संज्ञा वो देता है। ठीक है, तो इसने वैज्ञानिक विकास को आवश्यक समझा है। इसने कहा कि बिना वैज्ञानिक विकास के हम अपना विकास प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इसी ने विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए एक शब्द दिया जिसको क्या बोला गया, नवीन शब्द या न्यू लिंगो की बात ये करता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट में समझनी है, क्लियर वे में आपको अपने टाइप आइडियाज को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं बेंथम की रचनाओं के बाद, बेंथम की बुक्स के बाद, अब बेंथम की स्टडी की क्या मेथड्स हैं, बेंथम ने कौन कौन से मेथड्स अपने इस स्टडी में यूज किया है। ठीक है, बेंथम की अध्ययन पद्धति कैसी है। अब देखिए बेंथम ने अपने चिंतन में प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण किया है, यानी बेंथम ने, अब देखो बेंथम ने बताया कि कानून का प्रयोग किया, इसने इसने अपने चिंतन में प्रयोग किया कि कानून कितना उपयोगी है ना, कानून से कितना व्यक्तियों को सुख मिल सकता है। तो बेंथम कह रहा है कि किसी भी वस्तु का हम जब तक प्रयोग नहीं कर लेते तब तक उस वस्तु को हम अच्छी तरीके से नहीं बता सकते कि वह वस्तु कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी नहीं है। तो बेंथम की अध्ययन पद्धति में आपको प्रयोगात्मक पद्धति देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड भी देखने को मिलेगा। बेंथम कहता है चाहे वो रूल हो, चाहे लॉ हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना, उसका हम क्या करेंगे, पहले प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि वह कितना सुखों में वृद्धि करती है, कितना दुखों को कम करती है। ठीक है, अगर वो चीज सुखों को बढ़ा सकती है ज्यादा से ज्यादा, तब तो वह उपयोगी है। और ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज कितना सुखों को बढ़ा रही, कितना दुखों को कम कर रही है, तो बेंथम कह रहा है कि उसमें हम प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, तो बेंथम ने बताया हम प्रयोगात्मक विधि से यह पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु कितनी ज्यादा सुखों की मात्रा में वृद्धि कर रही है, कितनी ज्यादा सुखों की मात्रा में कमी कर रही है। ये कैसे हम पता कर सकते हैं, ये हम प्रयोगात्मक विधि के द्वारा पता कर सकते हैं, या प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। उसके उपयोगितावाद का संबंध जीवन के व्यवहारिक मूल्य से है। ठीक है, बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसके जीवन के व्यवहारिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। बेंथम ने कहा कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, अधिकतम सुखों की प्राप्ति करना। बेंथम कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति हमेशा सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। इसीलिए उसने वास्तविक जगत के मनुष्यों के व्यवहार को जानने के लिए उसने क्या किया, अनुभूति मूलक पद्धति का भी सहारा लिया। अनुभूति मूलक पद्धति जो है जॉन लॉक के विचारों में आपको देखने को मिलेगी। तो लॉक के विचारों का प्रभाव भी बेंथम के विचारों में दिखाई पड़ेगा। जैसे लॉक ने बताया हमें ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान व्यक्ति जो है अनुभव से लेता है, अनुभव के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, छू करके, टच कर कर, देख करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वैसे बेंथम ने बताया कि मनुष्य के व्यवहार को समझना है, तो मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए हमें अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इसने अनुभव मूलक पद्धति के माध्यम से यह बताया कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है और व्यक्ति दुखों से बचना चाहता है, ऐसा बेंथम का मानना है। Bentham has followed the experimental methods in his thinking. His utilitarianism is related to the practical value of a life. Therefore, he has resorted the empirical method to understand the behavior of the people in the real world. ठीक है, तो behavior of the people को समझने के लिए ये किस चीज का प्रयोग कर रहा है, एम्पिरिकल मेथड का यूज कर रहा है। इसी एम्पिरिकल मेथड का प्रयोग जो है जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक ने इसी मेथड का यूज किया था। लॉक ने बताया कि ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान को हम अनुभव के माध्यम से करते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से करते हैं। तो वैसे इसने बताया कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को अगर समझना है तो वो हम अनुभवों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बेंथम ने निरीक्षण, प्रमाण और अनुभव के आधार पर ही वास्तविक तथ्यों को जानने का प्रयास किया है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितनी भी लाइनें यहाँ पर ऐड की गई वो सारी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती हैं। अब देखिए, वह बेंथम जो है प्रत्येक वस्तु को उपयोगिता की कसौटी पर रखता है। बेंथम कह रहा है कानून बन गया, राज्य बन गया, ठीक है, लेकिन कानून कितना उपयोगी है व्यक्ति के लिए यह जरूरी है। राज्य जो है कितना उपयोगी है व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है। राज्य बनना महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य कितना उपयोगी है व्यक्ति के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी राज्य जो है व्यक्तियों को कितना अधिक से अधिक सुख प्रदान कर सकता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ना कि राज्य बन गया है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, कानून कोई है, ठीक है, लेकिन कानून की उपयोगिता क्या है? कानून की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि यह कानून अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करने में सक्षम है कि नहीं है। तो बेंथम कह रहा जो भी चीज इस संसार में है उसकी क्या उपयोगिता है, वो हर चीज को उपयोगिता की कसौटी में देखता है। वो कहता है अगर ये पेन है, अगर ये हमारे लिए उपयोगी है तो अच्छा है, अगर ये उपयोगी नहीं तो ये क्या है, बेकार है। तो आगे बेंथम कहता है यदि कोई वस्तु उपयोगिता की दृष्टि से निरर्थक है यानी बेकार है तो वह क्या है, बेकार है। बेंथम कह रहा अगर ये पेन हमारे लिए अच्छी है तो अगर ये उपयोगी है हमारे लिए पेन तो अच्छी है, अगर ये उपयोगी नहीं है तो क्या है, ये बेकार है। उसका मानना है कि अनुभव ही ज्ञान का क्या है, स्रोत है, और फतिता ही क्या है, उसकी कसौटी है। तो बेंथम कह रहा है अनुभव के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे लॉक ने बताया। लॉक ने अनुभववाद का जनक माना जाता है लॉक को। लॉक ने बताया हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, अपने सेंसेस के माध्यम से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को अचीव करते हैं। तो वैसे बेंथम भी कह रहा है कि व्यक्ति अनुभवों के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करता है और अंतिम सत्य तक जो है पहुंचता है। तो ये बेंथम के कुछ आइडियाज हैं, बेंथम का कुछ जो बेंथम की स्टडी है, बेंथम का अध्ययन पद्धति है, इसको आप सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिल भी जाता है ये। बेंथम हैज tried to know the real fact on the basis of observation, evidence and experience. He puts everything on the test of utility. If anything is useless from the points of view of utility, then it is useless. ये बात ध्यान रखना, बेंथम ने हर चीज को क्या माना है, बेंथम ने हर चीज को यूटिलिटी के बेस पर ऑब्जर्व किया है। बेंथम ने कहा कि कोई भी चीज अगर वो हमारी यूटिलिटी के लिए अच्छा है, अगर वो हमारे प्लेजर को बढ़ा सकता है तो अच्छा है, अगर वो हमारे प्लेजर को कम करता है तो बेकार है। He believes that experience is the source of the knowledge and the test of truth. ठीक है, तो वो बेंथम कहता है कि कोई भी एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को हम अचीव करते हैं, और हम लास्ट टेस्ट ट्रूथ का फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम अंतिम सत्य का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेंथम और क्या कहता है, बेंथम ने इसके अतिरिक्त तथ्यों की बौद्धिक व्याख्या एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इंद्रिय संसर्ग का होना भी आवश्यक माना है। बेंथम कहता है अगर हम किसी भी चीज का, किसी भी फैक्ट को वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं या उसका बौद्धिक विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें हमारी इंद्रियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें सेंसेस का नॉलेज नहीं है, अगर हमें इंद्रियों के ज्ञान के बारे में नहीं पता, तो हम वैज्ञानिक विश्लेषण भी नहीं कर सकते, बौद्धिक विश्लेषण भी नहीं कर सकते। इंद्रिय संसर्ग से संवेदना उत्पन्न होती है, और यही संवेदना से क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, और यही संसर्ग अनुभव को प्रभावित करता रहता है, ऐसा बेंथम का मानना है। तो ये सारी चीजें आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बेंथम हैज ऑल्सो कंसिडर्ड सेंसरी कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल फॉर द इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। Sensation arises from the sensory contact and through the arise from the sensation. तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझ के चलेंगे आगे। दिस कॉन्टैक्ट कीप्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपीरियंस। फिर आगे कह रहा है इस प्रकार बेंथम की जो अध्ययन पद्धति है, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, आपको इसमें संसर्ग देखने को मिलेगा, निरीक्षण देखने को मिलेगा, अनुभव मूलक पद्धति है, प्रमाण पर आधारित पद्धति है, आगमनात्मक पद्धति है, अनुभव मूलक है, विश्लेषणात्मक है, विवेचनात्मक है। तो आपको बेंथम के अध्ययन पद्धतियों में बहुत सारे प्रकार के आपको यहाँ पर अध्ययन पद्धतियां देखने को मिल जाएंगी। जैसे आगमनात्मक पद्धति को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति मिलती है। ये आगमनात्मक पद्धति किसकी थी, अरस्तु की भी थी। अनुभव मूलक पद्धति लॉक की थी, है ना। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां जो है देखने को मिल जाएंगी लॉक के बेंथम के विचारों में।
तो बेंथम की प्रयोगात्मक पद्धति उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। बेंथम कह रहा है कोई भी चीज बनी है पहले उसका प्रयोग करो, प्रयोग करके यह पता लगाओ कि वह कितनी उपयोगी है, समाज के लिए कितनी उपयोगी है, व्यक्ति के लिए कितनी उपयोगी है, समुदाय के लिए। तो बेंथम कह रहा है कि व्यक्ति के लिए अगर कोई भी वस्तु प्रयोग करने पर अगर उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है कि यह मैक्सिमम उपयोगी है, तब तो वह अच्छी है। अगर प्रयोग करने पर उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाती है तो वह वस्तु क्या है, बेकार है। तो ऐसा जो है बेंथम का मानना है। Thus Bentham's method is a inductive, experimental, ठीक है, analytical and critical. It is the based on contact, observation, experience and evidence. Bentham's experimental method is a considered his most important contribution. तो बेंथम का जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है जेरेमी बेंथम का, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंटल थ्रू के तहत बेंथम ने यह पता लगाया कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु कितनी उपयोगी है व्यक्ति के लिए और समाज के लिए। तो इस तरीके से बेंथम के बारे में आपको उसकी अध्ययन पद्धति के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। चाहता तो मैं केवल एक ही पेज ऐड करता और सारी चीजों को क्लियर कर देता, लेकिन जितना ज्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो वीडियो 4 घंटे 5 घंटे की बन रही है वो 1.5-2 घंटे में मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। बट अगर मैक्सिमम लोगों का कमेंट आएगा कि सर आप शॉर्ट में पढ़ा दीजिए तो मैं शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बेंथम के प्रेरणा स्रोत, यानी कि बेंथम के विचारों पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है, ये चीजें हम देखते हैं। तो बेंथम के इंस्पिरेशन कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन लोग थे बेंथम के इंस्पिरेशन को लेकर के, यहां पर हम एक एक चीज देखते हैं, ठीक है। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार किससे लिया है, तो हचिसन से लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार किससे लिया है, हचिसन से लिया है। और दूसरा पॉइंट, सुख और दुख नाम शब्द जो है किससे लिया है उन्होंने, बेंथम ने प्रिस्टले लिया है, ठीक है। प्रिस्टले से जो है बेंथम ने सुख और दुख नामक शब्द का प्रयोग जो है बेंथम ने अपने विचारों में किया है, वो किससे लिया है, प्रिस्टले से लिया है। बेंथम कह रहा है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जीवन के दो स्वामी होते हैं। व्यक्ति के जीवन के दो स्वामी कौन से हैं, एक सुख है, दूसरा दुख है, ठीक है। बेंथम कह रहा है व्यक्ति जो है सुखों को बढ़ाना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। तो ये बेंथम का मेन आइडिया है। अब क्वेश्चन आ जाए बेंथम ने सुख और दुख का विचार या सुख और दुख शब्द किससे लिए हैं, तो प्रिस्टले से लिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार किससे लिया है, तो हचिसन से लिया है। अब बेंथम ने हस्तक्षेप का आर्थिक सिद्धांत किससे ग्रहण किया है, रिकार्डो से। अब देखो आपने बताया, मैंने आपको ऊपर बताया था कि बेंथम का शिष्य भी रहा है, ठीक है। रिकार्डो क्या है, बेंथम का शिष्य भी रहा है, लेकिन रिकार्डो का प्रभाव जो है, रिकार्डो के विचारों से ये बेंथम प्रभावित भी रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बेंथम का शिष्य कौन था, जेम्स मिल था, और जेम्स मिल का शिष्य कौन था, रिकार्डो था। तो रिकार्डो क्या हुआ, रिकार्डो जो है पौत्र है इसका, ग्रैंड, बेंथम कौन है, बेंथम ग्रैंड फादर है, रिकार्डो उसका क्या है, पौत्र हुआ। तो इस तरीके से जो है रिकार्डो के विचार भी जो है बेंथम के विचारों में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि जो शिष्य होता है उसके विचारों का प्रभाव गुरु के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि शिष्य और गुरु दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। Bentham took the idea of maximum happiness of the maximum number of the people from Hutchison, ठीक है। ये हचिसन से इसने लिया है कॉन्सेप्ट। He took the words happiness and misery from the Priestley, इसने सुख और दुख नाम से, या शौरो इसको कर सकते हो, है ना, सुख और दुख नामक शब्द इसने किससे लिए हैं, प्रिस्टले से लिए हैं। चलिए, बेंथम टुक द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम रिकॉर्डो। तो बेंथम ने जो है रिकॉर्डो से क्या लिया है, नॉन इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट लिया है, जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो है रिकॉर्डो ने दिया कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक सेक्टर में। तो बेंथम भी क्या है, बेंथम भी एक
परंपरागत उदारवादी विचारक है। और रिकार्डो भी क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, इसी प्रकार उसने अपना जो है, देखिए बेंथम ने जो आर्थिक हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया रिकार्डो से ग्रहण किया, और रिकार्डो के इसी विचार पर उसने क्या किया, उदारवाद का विचार अपना खड़ा किया है। उसका कहना है कि बेंथम का कहना है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कम करना चाहिए। यही तो उदारवादी भी कहते हैं, यही तो क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहता है कि स्टेट को जो है लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए, यानी राज्य को रोलिंग बैक टू द स्टेट होना चाहिए, रोलिंग बैक टू द स्टेट होना चाहिए, यानी राज्य को अपने हाथ पीछे रखने चाहिए, राज्य को कभी भी बाजार के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये परंपरागत उदारवादी भी कहते हैं, यही बेंथम भी बताने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बेंथम भी एक उपयोगितावादी होने के साथ साथ परंपरागतवादी विचारक भी है, परंपरागत उदारवादी भी है ये। ठीक है, उसने बेंथम ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए वे इटली के लेखक बेक्कारिया की पुस्तक क्राइम एंड पनिशमेंट से अत्यधिक प्रभावित है। अब देखो बेंथम ने अपने सुधारवादी विचार किससे लिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेंथम ने जो सुधारवादी कॉन्सेप्ट लिया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सुधार का बात हो रहा हो, तो बेंथम ने अपने सुधारवादी विचार किससे प्रभावित होकर के लिया है, बेक्कारिया से लिया है, जो इटली का एक लेखक है। उसने एक पुस्तक लिखी बेक्कारिया ने, क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, इससे बेंथम क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इसमें सुधार की बात की गई है, तो जो क्राइम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा बेक्कारिया की इस पुस्तक में बताया गया है। तो बेंथम भी क्या है, इसी पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और जो उसने समाज में सुधार की बात की वो इसी पुस्तक से वो प्रभावित होकर के बात करी है। On this he has built his liberalism. He says that the state should interfere less in the economic matter. तो बेंथम कह रहा है स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमिक मैटर्स में। फॉर रिफॉर्मिस्ट अप्रोच ही हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट बाय इटालियन राइटर बेक्कारिया। ठीक है, बेक्कारिया जो भी आप बोल लीजिए, तो बेक्कारिया की जो क्राइम एंड पनिशमेंट बुक है, इससे बहुत ज्यादा हाईली जो है इन्फ्लुएंस हुआ है बेंथम। अब देखिए आगे उसने इसी पुस्तक के सिद्धांतों के आधार पर क्या किया है, राजनीतिक, शैक्षणिक, कानून, न्याय, दंड व जेल व्यवस्था में सुधार के उपाय प्रस्तुत किए हैं। अब कह लें कि बेंथम ने जो अपने सुधारवादी विचार दिए हैं वो बेक्कारिया की पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश से प्रभावित, या क्राइम एंड पनिशमेंट से प्रभावित होकर के इसने लिया है। ठीक है, तो क्राइम एंड पनिशमेंट का जो मेन थीम था वो सुधारवाद पर था, और बेंथम का भी विचार क्या है, इसी पुस्तक से प्रभावित होकर के इसने सुधारवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, या समाज में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कानून और जेल के क्षेत्र में इसने सुधार का जो विचार दिया है वो किससे प्रभावित होकर के दिया है, तो बेक्कारिया की पुस्तक जो है क्राइम एंड पनिशमेंट से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी तो प्लीज आप कमेंट करें। बेंथम का व्यक्तिवाद भी जो है वो हॉब्स के विचारों पर आधारित है। जैसे हॉब्स ने व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सामाजिक समझौता किया, वैसे बेंथम ने बताया कि राज्य जो है तभी उपयोगी माना जाएगा जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में वृद्धि कर सके। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में जब राज्य वृद्धि करेगा तभी राज्य की उपयोगिता होगी। अगर राज्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को आगे नहीं बढ़ा सकता तो वो राज्य बेकार है। ऐसे ही हॉब्स भी कह रहा है कि राज्य का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब राज्य जो है व्यक्तियों के प्राणों की सुरक्षा जब तक करता रहेगा। जिस दिन राज्य व्यक्तियों के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, हॉब्स ने कहा कि व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह राज्य के विरुद्ध क्रांति कर दे। ठीक है, अब देखिए हॉब्स की तरह बेंथम ने भी राज्य को व्यक्ति से कम महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, जैसे हॉब्स की तरह बेंथम ने भी राज्य को व्यक्ति से कम महत्वपूर्ण माना है। अब हॉब्स उदारवादी विचारक है, जितने भी उदारवादी विचारक होते हैं वो राज्य को कम महत्व देते हैं और व्यक्ति को ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार राज्य क्या है, राज्य जो है व्यक्तियों के समझौते के द्वारा हुआ है। राज्य क्या है, उदारवादियों के अनुसार राज्य एक साधन है। ठीक है, और व्यक्ति क्या है, साध्य है, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। अब जैसे आप कोई पेन बनाते हैं, पेन क्या है, पेन ज्यादा महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति, तो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि पेन, क्योंकि पेन तो हमें अपनी सुविधा के लिए बना रखे, तो ये साधन है। वैसे उदारवाद कहता है कि राज्य क्या है, एक साधन है।
व्यक्ति एक साध्य है। तो राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ज्यादा कौन है, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा उदारवादियों का मानना है। जबकि आप आदर्शवाद जब आएंगे, आदर्शवाद में आप देखेंगे वहां पर राज्य का महत्व बढ़ जाता है, समुदाय का महत्व बढ़ जाता है और व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर करके चलनी है कि किस विचारधारा में किसको क्या क्या बोला गया है, व्यक्ति का महत्व किस विचारधारा में कम है, किस विचारधारा में ज्यादा है, ये चीज भी आप समझते हुए चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस बुक ही प्रेजेंटेड measures for the reform in the political educational and legal justice and punishment and prison system। तो इसने क्या किया है, इसने बेकारिया की पुस्तक जो है डिसिप्लिन क्राइम एंड पनिशमेंट से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है और बेकारिया की इसी पुस्तक से इसने प्रभावित होकर इसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा इसका बेकारिया का, और उसी इन्फ्लुएंस से इसने क्या किया, सोशल रिफॉर्म किया, सोशल रिफॉर्म करता है, ठीक है। फिर बेंथम्स इंडिविजुअलिज्म इज द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ हॉब्स। तो बेंथम का जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो बेंथम का उदारवाद का विचार है या व्यक्तिवाद का जो विचार है, वो हॉब्स के विचारों से क्या है, प्रभावित है। तो अब देखोगे आपकी बेंथम के विचारों पर हॉब्स का प्रभाव दिखाई देगा, बेंथम के विचारों पर लॉक का प्रभाव दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं बेंथम के विचारों पर अलग अलग थिंकर्स का प्रभाव दिखाई दे रहा है, रिकार्डो का प्रभाव दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लाइक हॉब्स बेंथम ऑल्सो कंसीडर द स्टेट लेस इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। जिस तरीके से हॉब्स ने बोला कि स्टेट क्या है, स्टेट इज द लेस इंपॉर्टेंट, स्टेट का महत्व क्या है, कम है, रेदर देन द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति का महत्व क्या है, ज्यादा है, और राज्य का महत्व क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है ये। तो बेंथम ने भी यही बात बोला जो बात हॉब्स ने बोला था, ठीक है। अब बेंथम का मानना है कि व्यक्ति राज्य के उसी आदेश, बेंथम कह रहा है कि बेंथम का मानना है कि व्यक्ति राज्य के आदेश उसी सीमा तक मानते हैं जहां तक उनको फायदा होता है, उसके आगे वो नहीं मानते। तो राज्य वहीं तक उपयोगी है जहां तक व्यक्तियों के कल्याण को वो आगे बढ़ा सकता है, जहां तक राज्य व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में वृद्धि कर सकता है वहीं तक राज्य उपयोगी है। जहां से व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में राज्य वृद्धि नहीं कर पाएगा तो उसी दिन से राज्य की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, ये बात बेंथम बोल रहा है। यह राज्य के बंधनों को किसी भी रूप में अस्वीकार करता है, यह कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। अब देखिए ज्ञान का अनुभव मूलक सिद्धांत ये किसने लिया है, जॉन लॉक से लिया है। अब बेंथम कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है, अनुभव से होती है। जैसे कि लॉक ने बताया कि हम अनुभवों के माध्यम से, हम इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसी तरीके से अनुभव के माध्यम से बेंथम ने भी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बताया। तो लॉक के विचारों का इसके ऊपर प्रभाव देखने को आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि लॉक भी उदारवादी विचारक है और बेंथम भी उदारवादी विचारक है। He believes that the people follow order of the state only to the extent that it benefits them, ठीक है। तो बेंथम कह रहा है कि लोग स्टेट की बातों को तभी मानते हैं जब तक वह उनके बेनिफिट्स के, लोगों के बेनिफिट्स को बढ़ाता रहता है। लेकिन जिस दिन स्टेट जो है लोगों के बेनिफिट्स को बढ़ाना बंद कर देगा तो लोग स्टेट की बात को नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। He rejects the restriction imposed by the state in any form। वह स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस को किसी भी टाइप को इम्पोज करने की बात को मना कर देता है। द एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज इज टेकन फ्रॉम द जॉन लॉक, ठीक है। अब ये एम्पिरिकल थियरी कहां से लेता है, नॉलेज का एम्पिरिकल थियरी ये है जॉन लॉक से एक्सेप्ट करता है, जॉन लॉक से लेता है। तो वेपर के शब्दों में वेपर क्या कहता है, वेपर जो है अब यहां पर आलोचना करता है बेंथम की। वेपर कहता है कि बेंथम अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों को पूरी तरीके से गले के नीचे तो उतार ले गया परंतु उसको पचा नहीं पाया। उसने ज्ञान का सिद्धांत लॉक से ले लिया, उपयोगिता का वाद का सिद्धांत डेविड ह्यूम से ले लिया और हेलवेटिस से सहानुभूति का ले लिया तथा विरोध का विचार ले लिया, लेकिन तथा अनेक दूसरे विद्वानों से भी उसने बहुत सारी चीजें उधार ली। इसीलिए बेंथम के विचारों में क्या है, मौलिकता का अभाव है। बेंथम का अपना कोई विचार ही नहीं है, बेंथम ने सबसे अपने अपने विचार उधार लिए हैं। तो ऐसे में जो है वेपर जो है बेंथम की आलोचना करता है, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ वेपर बेंथम कंप्लीटली embraced the theories of his predecessors
but could not digest them. He borrowed the theory of the knowledge from John Locke. The principle of utilitarianism from the Hume, the idea of sympathy and antipathy from Helvetius, and also from many other scholars. Hence he lack of originality. तो इस तरीके से वेपर कहता है कि उसके विचारों में, उसके आइडियाज में लैक्स पाई जाएगी, ओरिजिनलिटी का लैक आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम देखेंगे उपयोगितावाद का क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो उपयोगितावाद के सिद्धांत को हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। हमने सारी चीजों को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो मैं मानता हूं कि चीजें बड़ी हो रही हैं। आप लोगों के पास दिसंबर को लेकर के बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, तो अपने रिवीजन को आप कंटिन्यू करते रहिए। बट मेरा प्रयास उनके लिए है जो अभी जून के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जून के साथ साथ जो अगले साल दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा मोटिव ज्यादातर फोकस है कि उनको मैं बेसिक से एडवांस तक सारी चीजों को बता पाऊं, सारी चीजों को पढ़ा पाऊं। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसी चीज ना छूटने पाए इस पीपीटी में, इस मेरे वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि बच्चे जो एक बार मेरे वीडियो से पढ़ें तो वो सारी चीजों को कवर करके पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने शॉर्ट में पढ़ा दिया एक बार, तो वो दूसरी वीडियो के लिए फिर वही परेशानी हो कि दूसरी कोचिंग की तरह एक बार पढ़ तो लिए कोचिंग में। बहुत सारे बच्चे कोचिंग करके मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनका कमेंट रहता है, सर हमने कोचिंग कर लिया पर हमें कोई फायदा उससे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोचिंग तो रैपिड फायर बैच चलाती है। कोचिंग का टारगेट होता है कि 200 वीडियो से लेकर के 300 घंटे में हमें पूरी 10 यूनिट पढ़ानी है। तो भाई 200-300 घंटे में 10 यूनिट नहीं हो सकता है, बट वही फिर शॉर्ट में जैसे मैंने पढ़ा रखा है मैराथन क्लास को, तो मैराथन क्लास जैसे शॉर्ट में पढ़ा रखा है वैसे आप कर सकते हो। कितनी कोचिंग वाले तो अब उनका कोर्स चल रहा है दिसंबर के लिए, वो तो केवल क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन का आंसर करा करके 10 यूनिट आपका कंप्लीट कराएंगे। यानी उदारवाद का एक क्वेश्चन करा देंगे, तो उदारवाद यानी नेगेटिव लिबरलिज्म, अगर नकारात्मक उदारवाद पे एक क्वेश्चन करा दिया और उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो नेगेटिव लिबरलिज्म का एक टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा पॉजिटिव लिबरलिज्म, इस तरीके से फिर नियो लिबरलिज्म, ऐसे एक एक क्वेश्चन करा के, 2-2 क्वेश्चन करा के उनका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ, अगर क्वेश्चन ही कराने से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो भाई मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के पूरे 10 चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के लगभग एक क्वेश्चन नहीं, हर चैप्टर के लगभग 30, 35, 50, किसी में 100, किसी में 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो क्या वो इनफ होगा? आपको पहले बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। बिना बेसिक चीजें सीखे आप क्वेश्चन की तरफ आगे मत बढ़िए। बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक चीजें सीख करके अब वो क्वेश्चन को अच्छे से बना रहे हैं। पहले उनका कमेंट ये रहता था कि सर मुझे बेसिक क्वेश्चन कुछ, मतलब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मैं क्वेश्चन लगाता हूं तो मेरे क्वेश्चन एक भी सही नहीं होते। क्यों नहीं सही हो रहा? क्योंकि आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो पहले आप बेसिक क्लियर करो अपना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप आपसे सही होने लगेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन की मैं वीडियो सीरीज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के सारे आंसर को मैं बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन पे फोकस कर रहा हूँ, क्यों सही होगा, क्यों सही नहीं होगा, इसके क्या ऑप्शन होंगे, इसके क्या ऑप्शन होंगे। तो सारी चीजों का ओवरऑल मैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके आने वाले टाइम में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में आएगा उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में हम उपयोगितावाद देखेंगे, उपयोगितावाद क्या है, फिर उपयोगितावाद का विकास कैसे हुआ, फिर उपयोगितावाद के विकास के बाद उपयोगितावाद का अर्थ क्या है, फिर हम देखेंगे फिर बेंथम का कौन कौन से उपयोगितावादी हैं, फिर बेंथम का उपयोगितावाद क्या है। इस तरीके से सारी चीजों को देखेंगे। फिर बेंथम ने कितने प्रकार के सुख बताए, कितने प्रकार के दुख बताए, फिर बेंथम का राज्य के ऊपर विचार क्या है, लोकतंत्र के ऊपर विचार क्या है, महिलाओं को लेकर के क्या विचार है, शिक्षा को लेकर, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा मैं। और जितना भी आपका ओवरऑल सिलेबस होगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में किसी भी यूनिट से हो, ठीक है, सारा आपका पूरा कंप्लीटली कवर कराया जाएगा। यहां तक कि मैं ये भी कहता हूं कि जैसे मैं अभी नेट को लेकर के चल रहा हूं, मेरा टारगेट नेट पढ़ाना है अभी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी में बहुत सारा ऐसा सिलेबस है जो नेट के सिलेबस में नहीं है, जो नेट, जैसे कि संप्रभुता का टॉपिक नहीं है ना, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स को मैं अलग से करवा दूंगा। इसका भी मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, राज्य को पढ़ा दूंगा, संप्रभुता पढ़ा दूंगा, है ना। जो चीजें आपके टीजीटी, पीजीटी, अदर एग्जाम्स में जो भी टॉपिक होंगे पॉलिटिकल साइंस से, चाहे वो मध्यकालीन
राजनीतिक चिंतन हो, चाहे मार्सिलो द पाडुआ हो, चाहे सेंट अगस्टाइन हो, चाहे जो भी थिंकर्स हो, उनको मैं ओवरऑल आपको एक इसको पढ़ाने के बाद वो सारी चीजों को मैं एक एक करके कवर करा दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मैं तो आप सर नेट पढ़ा रहे हैं तो मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड छूट जाएगा, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में ये तो है ही नहीं। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं वो भी कवर कराऊंगा। जितने भी अलग अलग स्टेट के सिलेबस हैं, सारे सिलेबस को मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस में कवर करूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।